फ्रांस पर तो मैं बाद में आऊंगा। ये बताइए, ये जो सीमा हैदर की जो कहानी है, ये क्या लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान में लुंज पुंज कानून का फायदा उठाया है इसने? बिल्कुल। हमारे यहाँ 1946 का जो फॉरेनर एक्ट चल रहा है वो एकदम टीथलेस है, बेकार है, वाहियात है, दुर्भाग्यवश आज भी चल रहा है। 1946 में बना था, कोई उसमें अमेंडमेंट भी नहीं आया। उसमें सिटीजनशिप को भी पूरा डिफाइन नहीं किया कि किसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। सिटीजनशिप की टर्म्स कंडीशन बहुत अच्छी नहीं तरीके से नहीं डिफाइन किया। अब आप एक चीज सोचिए कि कोई व्यक्ति, ये सीमा हैदर क्या अमेरिका जा सकती थी? नहीं, इम्पॉसिबल। सिंगापुर में जा सकती थी, कोरिया, चाइना? बिल्कुल नहीं। तो भारत आ गई। तो इसका मतलब यह है कि हमारा सिस्टम खराब है। बड़ी सीधी सी बात है। जिस खेत में एक जानवर नहीं जा पा रहा है, दूसरे खेत में चला जा रहा है, इसका मतलब कि एक खेत में बाढ़ लगी हुई है, दूसरा खेत खाली है, वो जाके वहां पहुंच गए। सीधी सी बात है। सीमा हैदर का डिटेल मेरे को नहीं पता, जांच चल रही होगी, लेकिन जो एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि सीमा हैदर और उसका जो बॉयफ्रेंड या जो भी हस्बैंड कह लीजिए उसको, उसका नार्को टेस्ट अभी क्यों नहीं किया, पॉलीग्राफ क्यों नहीं किया, उसकी ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं? इसका भी होना चाहिए। दोनों का, सीमा हैदर और उसके शौहर हस्बैंड, दोनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, क्योंकि जो सर्कमटेंस, जो एविडेंस है वो ठीक नहीं है। वो तो कह रही कि हम तो प्यार करते हैं, 4-4 बच्चे लेकर के आ गए, तो बच्चों के प्रति भी हमदर्दी लोगों की यहाँ पे है। देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। इलाहाबाद में ऐसे ही एक बार हुआ था वहां पे, और एक लेडी थी, उसके 3 बच्चे थे, उसने शादी किया। पाकिस्तान की थी? हाँ, पाकिस्तान से 3 बच्चे को लेके, जैसे 4 लेके आई है। हाँ। और शादी किया, और बैंक मैनेजर थे वो। अच्छा। और बच्चे जैसे 14-15 साल के हुए, बड़ा वाला 18 साल का हुआ, उसने फादर का मर्डर कर दिया। बोला, हाँ, बोला मैं मुस्लिम, मेरी माँ मुस्लिम, ये हिंदू के साथ कैसे रहते? सोचिए कितनी कट्टरता बच्चों के अंदर। ये 4 बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक घटना घट चुकी है, आपके इलाहाबाद में घट चुकी है, बहुत वेल है। उसका केस हाईकोर्ट में गया था, बच्चों के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा था। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव साहब ने वो केस डील किया था। ये पूरा डिटेल है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये केस है, गूगल कर सकते हैं लोग। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव साहब को आप इंटरव्यू करिए, उनके सामने केस आया हुआ है, ये कहानी है। इसके बाद भी हम सीख नहीं ले पा रहे। हमने सीख लिया होता तो 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में थोड़ी आ जाते। भाई फ्रांस, आप जरा सोचिए। हाँ। फ्रांस अभी 15 दिन जला, इसके पहले 1 हफ्ते जला था जब वर्ल्ड कप का फुटबॉल हुआ था। राइट। वर्ल्ड कप फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। तो फ्रांस में रहने वाले घुसपैठिए, जिनको फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया, रहने की जगह दिया, मोरक्को से आए हुए फ्रांस में, उन्होंने फ्रांस को जलाया, ये कहते हुए जलाया कि तुमने मोरक्को क्यों हरा दिया, क्योंकि मोरक्को में मुस्लिम ज्यादा हैं, फ्रांस में जो घुसपैठिए हैं मुस्लिम हैं। तो वो ब्रदरहुड कायम कर रहे हैं कि मोरक्को तो हमारा भाई है, फ्रांस हमारा नहीं। रोटी फ्रांस में, कपड़ा फ्रांस में, जमीन फ्रांस में, छत फ्रांस में। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट सिमिलरिटी है कि भाई पाकिस्तान जीता है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में कुछ लोग पटाखा फोड़ते हैं। देखिए, मात्र बनाते हैं। 5000 घुसपैठिए गए पर्शिया में, पर्शिया को उन्होंने 100 साल में ईरान बना दिया। घुसपैठियों ने यूरोप की हालत खराब कर दिया है। बर्लिन जल रहा है आपका, जर्मनी में हालत खराब हो चुकी है, लंदन जल रहा है, पूरा यूरोप के बाकी और देश जल रहे हैं, और फ्रांस तो 15 दिन जला है। इससे हम सबक नहीं ले रहे हैं। तो फिर याद रखिए, अगर हम कहते हैं नहीं दूसरों सबक नहीं लेंगे, दूसरे के जलते हुए घर से सबक नहीं लेंगे, तो हमारे घर में आग जरूर लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 यूज करिए घुसपैठियों के ऊपर। यह घुसपैठ एक छद्म वार है, युद्ध है। ये घुसपैठ ऐसे नहीं होती है। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आ रहे हैं, यहां नौकरी करने, अगर नौकरी करने आ रहे होते बांग्लादेशी, तो बांग्लादेश में तो बेरोजगारी कम है। भाई ये बुद्धिजीवी कहते हैं ना, हमारे देश के बुद्धिजीवी कहते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी कम है। तो बांग्लादेश में बेरोजगारी कम है और इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, तो बांग्लादेशी भारत में कर क्या रहे हैं? इनको तो वापस पलट के भेज दीजिए, वहीं जाकर अपना बढ़िया रोजगार करें, वहां की इकोनॉमी अच्छी है, फिर भारत में रखने की क्या जरूरत है? इसलिए कह रहा हूं, ये जो इन्फिल्ट्रेशन होता है मनीष जी, ये वेज वॉर है। ये देश के खिलाफ एक युद्ध है, इसको गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। और देश के खिलाफ युद्ध में हमारे पास एक सेक्शन है 121, जिसको हम रेस्ट ऑफ रेयर यूज करते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, सभी राज्य सरकारों से कहता हूं, आप घुसपैठियों के खिलाफ सेक्शन 121 यूज करिए, जिसमें सजाए मौत का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास या सजाए मौत। सीधे सीधे घुसपैठ को भारत के खिलाफ युद्ध घोषित करिए, यही तरीका है। मुझे तो याद है कि दिल्ली में पहले बांग्लादेशियों को भेजने के लिए बकायदा ट्रेन ब्रह्मपुत्रा मेल में जो है ट्रेन में बिठा करके उसको भेजा जाता था और उनको बॉर्डर के पास छोड़ भी दिया जाता था, और पुलिस वाले बताते थे कि फिर वो वापस चले आते थे। देखिए, दिल्ली की तो अलग कहानी। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ कोविड का, वो घुसपैठियों को हुआ। बिल्कुल, सरकार ने कोविड के नाम पे सबका राशन कार्ड बना दिया।
अभी जो बचे हुए हैं अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बाढ़ आई, हमारा वो कागज गायब हो गया। अब दिल्ली की सरकार बचे वालों को भी आधार और राशन कार्ड बनाने जा रही है। केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को तमाम सुविधाएं देने के लिए वो नए पैंतरेबाजी करें। पहले कोविड के नाम पे सबका बना दिया, बचे वालों को बाढ़ के नाम पे बना रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। जो अभी केजरीवाल से आशा नहीं है, ये जो 26 दल बैठे हुए हैं ना, इनसे घुसपैठ के बारे में कोई आशा करना मुझे लगता ठीक नहीं है ना। इसलिए वोट बैंक है, ये उनके वोट बैंक है। कांग्रेस, महबूबा, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनसे घुसपैठियों के खिलाफ कोई शब्द बोल दे, आशा करना बेकार है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर डालिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध, एक नया चैप्टर जोड़ दीजिए। घुसपैठ को देश के खिलाफ युद्ध घोषित करिए। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 यूज करिए। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, फ्रांस से हमने देख लिया। फ्रांस में राफेल काम नहीं आया ना, फ्रांस में यूसीसी है, काम नहीं आई। फ्रांस में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है, हाईवे भी है, वर्ल्ड क्लास, फ्रांस का वीटो पावर भी है, फ्रांस की यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है, कुछ काम आई? फ्रांस जलता रहा, सब देखते रहे, यूएन के सारे मेंबर देखते रहे, फ्रांस जलता रहा। राफेल धरा का धरा रह गया, यूसीसी धरी की धरी रह गई। घुसपैठ से निपटने के लिए सठे साठम समाचार जो चाणक्य कहते थे, वो नीति अपनानी पड़ेगी। घुसपैठियों को आप इनके खिलाफ जो युद्ध का अपना धारा है सेक्शन 121 वो लगाइए। घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको हम रासुका कहते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो लगाइए। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें पूरा एक सिंडिकेट होता है। एक आदमी उसको एंटर कराता है, एक आदमी आधार बना के देता है, एक आदमी राशन कार्ड बना के देता है, एक आदमी उसको एक ट्रैवल एजेंसी होती है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंचाती है या हरियाणा तक पहुंचाती है। पूरा एक सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, तो घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। मतलब घुसपैठियों को मदद करने वाले तमाम नेटवर्क को भी, उनमें पकड़ जाने वाले लोग भी, घुसपैठ जो करके आया है उनको भी, उनका आधार बनाने वालों को भी, उनका राशन कार्ड बनाने वालों को भी, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों का भी, उनका वोटर आईडी बनाने वालों का भी, मंत्री किस्म के लोग, उनका बैंक में खाता, मैं कह रहा हूं मंत्री पकड़े जाएंगे। आप केवल घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना शुरू कर दीजिए। अभी घुसपैठिया बताएगा कि कौन कौन सा पार्षद उनका मददगार है, कौन प्रधान मददगार है, कौन सा उनका एमएलए मददगार है, कौन सा एमपी मददगार है, ये सब बता देगा। तो ये जो वजीराबाद वाला क्या नाम, ताहिर हुसैन यही काम ही कर रहा था। अमानुल्लाह खान ने जयपुर के आसपास वो पूरा का पूरा मोहल्ला उसने बसा दिया, पूरा ओखला का एरिया आप चले जाइए, दिल्ली के महिपालपुर में रंगपुरी पहाड़ी जाके देख लीजिए, पूरे मजनू का टीला जाके देक लीजिए। केजरीवाल यही काम ही कर रहा है दिल्ली के अंदर में। मैं कह तो रहा हूं कि केजरीवाल ने इस कोविड को और ये बाढ़ को दोनों को घुसपैठियों के लिए वरदान बना दिया है। मौका मिल गया केजरीवाल को इन घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाने का, इनको आधार बना के देने का, इनको रेगुलराइज करने का। इसके ऊपर कोई पीआईएल वगैरह कुछ हुआ है? मेरी इस पे पीआईएल चल रही है कि इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको ढूंढा जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, इनको निकाला जाए। लेकिन केजरीवाल ने आज तक जवाब नहीं दिया। दुर्भाग्य की बात यह भी है, केजरीवाल बस ये कह रहा है तो पुलिस उनके अंडर में है, तो ये इनके अंडर में, बाकी सब कहता है हम चुने हुए हैं। जब घुसपैठ की बात आती है कहता नहीं हमारा काम नहीं। पहुंचा हुआ नेटवर्क लाल है, अजब दलीलें देता है। खैर, ये मसला कितना सीरियस है, इसलिए मैं कह रहा हूं घुसपैठियों के खिलाफ 5 काम करिए। सबसे पहले सेक्शन 121 लगाइए, इस घुसपैठ को युद्ध घोषित करिए। एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए यूएपीए लगाइए। घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करके सीधे उनको जेल में ठोस दीजिए, तभी बनेगा। और कानून चूंकि स्टेट वाइज नहीं करना पड़ेगा, कई सारे राज्यों में घुसपैठियों की समर्थक सरकारें हैं, इसलिए इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। सेंट्रल एक्ट बनेगा तभी ये घुसपैठ रुकेगी, नहीं तो हमारी हालत वही होगी जो फ्रांस की आज हुई है। 10 साल के बाद ही सही, लेकिन जो फ्रांस में आज हुआ है 10 साल बाद भारत में होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।